टू माई चैनल। और आज मैं लाई हूँ क्लास 9 का एनसीईआरटी है, ये 9 का एनसीईआरटी जिसमें हिस्ट्री है। और हिस्ट्री में इसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री को। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे अगर आप यूपीएससी का देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन आता है GS 1 में। तो चलिए देखते हैं। तो पहला चैप्टर है इसका फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो 14 जुलाई 1789 मतलब 1789 को क्या हुआ था? सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल में एकत्र हो गए। टाउन हॉल में 7,000 औरतें और पुरुष इकट्ठे हो गए और उन्होंने एक जन सेना का गठन का निर्णय लिया। हथियारी खोज में बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिला जिले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। तो जन आक्रोश फैल गया था। तो उन लोगों ने तो अपने बचाव के लिए बारूद को इकट्ठा करने के लिए सब किया। हथियार पर कब्जे को इस सशस्त्र लड़ाई में बास्ताल का कमांडर मारा गया। कौन मारा गया? बास्ताल का कमांडर मारा गया। कैदी छुड़ा लिए गए। यदि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण क्या हुआ? बास्तिल जो था, जो बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र बन गया। ठीक है, और इसलिए किले को ढा दिया गया, मतलब उसको गिरा दिया गया। और उसके जो अवशेष बचे हुए थे ना, वो लोगों को मतलब बेच दिए गए। जो उसको खरीदना चाहते थे, उसको म्यूजियम में रखना चाहते थे या उसका यादगार बनाना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष भी हुए। जैसे अधिकांश जनता पावरोटी की मांग कीमतों का विरोध कर रही थी। मतलब पावरोटी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इससे कीमतों के कम करने के लिए जनता विरोध भी कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकार ने इसके एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट की फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? तो आपको पता है ना, फ्रांस के जो राजा थे उनको फांसी पर लोगों ने चढ़ा दिया था। तो बस्तिल ध्वंस होने के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। ये देखिए आप चित्र, बस्तिल को जो किला था जहाँ पर राजा रहता था उसको इस तरह से नष्ट किया गया था। तो पहला जो इसमें है, अब पढ़ेंगे हम सीरियल वाइज। तो क्या है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज क्या थी? तो 18वीं सेंचुरी में क्या थी? तो 1774 में बुर्बो राजवंश लुई 15वां जो था, कहाँ का? बुर्बो राजवंश का था। किस राजवंश का था? बुर्बो राजवंश का था। वो था लुई 16वां। फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किससे हुआ था? एंतो एनेत से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने में फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 15वें के शासनकाल में फ्रांस में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। ठीक है, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया, जबकि उस समय उस पर पहले से ही 2 अरब लिव्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। तो करेंगे ही मांग। उसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, कर्ज को चुकाने में मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सोना के रखरखाव, राजदरबार में सरकारी कार्यालयों का, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। मतलब विद्यालय में क्या करने लगी? कर को बढ़ाने लगी। और करेगी क्योंकि इतना ज़्यादा उस पर कर्जे हो गए थे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बंट गया। किसमें? 3 एस्टेट में बंट गया। केवल तीसरे एस्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे। जो तीसरे स्टेट के, जैसे यहाँ पर आप फिगर देखिए, पादरी वर्ग थे पहले में, ये नहीं करते थे। दूसरे में कुलीन वर्ग थे, ये भी नहीं करते थे। और तीसरे में जो थे बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिगत मजदूर, इन लोग को कर देना पड़ता था।
ठीक है। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पर पद का प्रयोग सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है पूर्व जैसे चित्र जो दूसरा था वो। तो फ्रांसीसी समाज तो लेकिन जमीन के मालिक जो होते थे वो ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन चर्च तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मतः प्राप्त थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर के एवं खेतों के काम करना, अन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। तो जब किसी का शोषण होगा तो वो भाई क्रांति करेगा ही करे। लिब्रे जो है फ्रांसीसी मुद्रा जिसे 1974 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट क्या है? क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है और पादरी और चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले हैं। और टाइड क्या है? टाइड चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। और टाइल जो है ये सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। तो आगे देखेंगे चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। चर्च भी किसानों से करों का मतलब किसानों का शोषण सभी कर रहे थे। उस ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों से टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। मतलब पादरी लोग भी खाते थे और डायरेक्ट राजकोष में भी डालना पड़ता था और भी विभिन्न वर्गों सामंतों को लूटपाट मची हुई थी। ये देखेंगे हम फिगर किस तरह से बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लेता। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा पर उसको एक नज़र देखता भी नहीं था। ये देख सकते हैं आप चित्र। तो चित्र में ये जो कुलीन को मकड़े और किसान को मक्खी की तरह किया गया, मतलब मकड़े के जाल में किस तरह से किसान फंसा है। तो जीने का संघर्ष भी होता था। तो फ्रांस की जनसंख्या 1775 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। मतलब इतने सारे लोग मरे नहीं, बढ़े। परिणामतः क्या हुआ? अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ा करती थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो गईं जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता। ऐसी जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थी। तो जीविका संकट मतलब ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते थे। अनाम क्या है? जिसका नाम मालूम ही ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कुछ दिए गए चित्र, ये जो है क्रियाकलाप इसके अनुसार भरना है। खाद्य तंगी, अनाभाव, मृतकों की संख्या में वृद्धि और इसको भर लीजिएगा। उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत। तो क्या थे? तो पहले भी कर बढ़ने